यानी आप जितने सियासी लीडरों के लिए काम किए हैं उनको कामयाबी मिली है, आपका ऐसा कहना है? बिल्कुल कामयाबी मिली है। उनका कहना यह है कि जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट तेलंगाना हुकूमत रियासत में बनी है, तो जो दो बड़े मसले जो सामने आ रहे हैं, एक तो करंट का है, हर आए दिन 1-2 घंटे के बाद अगर जरा से जो बिजली कड़क जाए या फिर जो है तेज हवा आ जाए तो करंट चला जाता है। हमारे गड्डम प्रसाद कुमार साहब को इतना बड़ा ओहदा मिलने की वजह ये की है, हिंदू मुस्लिम इतिहाद रहकर और हिंदू मुस्लिम के ऊपर बहुत मोहब्बत खुलूस रखने की वजह से उन्हें जो है स्पीकर बने हैं। स्पीकर जो बनाए हैं रेवंत रेड्डी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। 2024 में अच्छी कामयाबी के साथ हमारे प्रसाद साहब जीते हैं, उसमें भी आपका ताउन रहा? बिल्कुल ताउन रहा हमारा। हम जो है दिल लगाकर जो है हमारे खास भाई के जैसा जो है उनके साथ में मेहनत करके काम किया। आदाब नाजरीन, आज मैं तेलंगाना के एक बड़े अहम डिस्ट्रिक्ट विकाराबाद में मौजूद हूँ। विकाराबाद तेलंगाना का, पूरे तेलंगाना का एक बड़ा मशहूर और उभरता हुआ डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ का माहौल पुरसुकून है, लेकिन सियासी तौर पर बड़ा इंटरेस्टिंग ये डिस्ट्रिक्ट रहा है हर सियासी पार्टी के लिए। आज मेरे साथ एक बड़ी मशहूर यहाँ की सियासी शख्सियत मौजूद है। मेरी मुराद है जनाब अब्दुल वाहिद साहब। तो वाहिद साहब, आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया। आप बुनियादी तौर पर हम ये जानना चाहते हैं, आपका मुख्तसर तारुफ कराइए, आपका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसके बारे में बताइए। मेरा वतन जो है रामपुर विलेज, कोटपल्ली मंडल, विकाराबाद तालुका और डिस्ट्रिक्ट। जी, मैं वहां का रहने वाला हूँ। जी। तो आपका पॉलिटिकल कैरियर किस तरह शुरू हुआ? मेरा पॉलिटिकल कैरियर 1978 में NSU से शुरुआत हो गई। तो अब्दुल वाहिद साहब, आपका सियासी कैरियर एक बड़ा तवील रहा, आपकी किस तरह की सरगर्मियां रही? मैं जो है 1978 से लेकर अभी तक कई एमएलए को जो है जीतने में मेरा ताउन फुल रहा। जी, तो जैसे कि मिसाल के तौर पे बताइए कौन कौन थे वो? 1978 में मानिकराव एमएलए थे। मानिकराव एमएलए उनके साथ में भी जो है मैं फुल जो है काम किया। और 1985 में चंदू महाराज जो एमएलए बने, उनके भी साथ मेरा जो है फुल ताउन था। उसके बाद 2004 में जो है नारायण राव एमएलए थे। नारायण राव एमएलए के टाइम तो पूरा बंटारम मंडल पूरा जो है टीडीपी था। मैं जो है इंचार्ज लेकर वहां पर नारायण राव के इलेक्शन में 3500 मेजॉरिटी आने के लिए मैं फुल कोशिश करके काम किया। उसके बाद 2008 में जो है अपने गड्डम प्रसाद साहब जो है विकाराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो टाइम में हमारा विकाराबाद में नहीं था, रामपुर जी तांडूर में था। अच्छा, फिर भी जो है मैं बाई इलेक्शन में उनके साथ में है के, और गड्डम प्रसाद कुमार बोले तो मेरे बहुत मोहब्बत, एक भाईचारे भी है उनके इसमें। गड्डम प्रसाद कुमार कभी जो है कार्यकर्ता के इससे नहीं देखते हो, ये भाईचारे से देखते हो जी। इसके लिए गड्डम प्रसाद कुमार बोले तो मेरे बहुत मोहब्बत है। तो 2008 में उनके साथ में मैं इलेक्शन में मेहनत के साथ काम किया। उसके बाद 2009 में जनरल इलेक्शन आ गया। हमारा जो है एरिया, पूरा हमारा एरिया खराब में आ गया जी। जब जो है मेरे को मंडल पार्टी प्रेसिडेंट बनाने में भी फुल उनका जो है कोशिश थी, मंडल प्रेसिडेंट बना दिए और मैं मेहनत लगाकर जो है उनके साथ में काम किया। यानी आप जितने सियासी लीडरों के लिए काम किए हैं उनको कामयाबी मिली है, आपका ऐसा कहना है? बिल्कुल कामयाबी मिली है। 14 में जो है हार इसलिए हुई, ये तेलंगाना मूवमेंट की वजह से जो है हार हो गई जी। पूरे तेलंगाना में कांग्रेस हारी, इसके लिए हमारे गड्डम प्रसाद कुमार साहब भी हारे थे। 2024 में अच्छी कामयाबी के साथ हमारे प्रसाद साहब जीते हैं। तो उसमें भी आपका ताउन रहा? बिल्कुल ताउन रहा हमारा। हम जो है दिल लगाकर जो है हमारे खास भाई के जैसा जो है उनके साथ में मेहनत करके काम किए हैं। तो एट प्रेजेंट आपकी मौजूदा सियासी पोजीशन क्या है? मैं फिल वक्त में जो है तेलंगाना का
स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूं मैं माइनॉरिटी विभाग से। तो अभी आपने बताया कि एक तवील आपका तकरीबन 30-35-40 साल सियासी कैरियर है। मैं तकरीबन 45 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ जी। मैं जब स्टूडेंट था, मैं यही तो 9th क्लास में स्टूडेंट था, वो टाइम में हमारे को जो है 1 रुपया 2 रुपया दे के वो कांग्रेस वाले वो टाइम में गाय बछड़े के निशान था। अच्छा। गाय बछड़े के निशान के टाइम में हमारे को टीम देते थे और 1-2 रुपया हमारे हाथ में रख के ये काम करो बोलते आप थे। बहुत अहम बता रहे हैं। आज जो कांग्रेस का जो लोगो निशान है वो हाथ है, लेकिन पहले आप जो बता रहे हैं वो टाइम में गाय बछड़े के निशान था। लेकिन जहां तक पूरे स्टेट की अगर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं जो फॉर्मेशन तेलंगाना का जो कयाम अमल में है पूरी एक स्टेट का, अगर हम देखें तो उसको जो जो इख्तिदार मिला, खुद टीआरएस अब जो बीआरएस बनी है उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो लीडरान है, उनका कहना यह है कि तेलंगाना को वजूद बख्शने में, उसको जो है एक उसको फॉर्मेशन करने में उनके कार्यकर्ताओं का बड़ा रोल रहा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है वो। सोनिया गांधी जो है स्टूडेंट्स के मौत के बाद सोनिया गांधी खुद जो है तरस आके तेलंगाना के पब्लिक के ऊपर तरस आके तेलंगाना जो है बना दिए हैं जी। केसीआर का उसमें कोई रोल नहीं रहा। केसीआर जो है अगर स्टूडेंट से अगर पीछा नहीं कर देते, उस दिन जो है बाजू हट गया था। स्टूडेंट की वजह से डर के जो है फिर उन्हें आके भूख हड़ताल में बैठा हुआ। केसीआर का रोल कोई रोल नहीं है इसमें। नहीं, लेकिन जो जितने वीडियोस है आजकल, वो तो पूरी जो प्रोटेस्ट की कह लीजिए या फिर पूरा मूवमेंट का एक तरह से वो लीड कर रहे थे। देखिए केसीआर जो है झूठे वादे पूरे, दलित को जो है सीएम बनाते बोल के बनावे जी, सीएम बनाते बोल के दलित को जो है डिप्टी सीएम बना के भी 1 महीना भी नहीं रखा, उसको जो है हटा दिया। कोई जो है दलित के ऊपर मोहब्बत नहीं है उसको जी, कोई माइनॉरिटी पे मोहब्बत नहीं है। माइनॉरिटियों को जो है इतना बर्बाद कर दिया उन्हें। माइनॉरिटी के कॉलेज जो है, कितने कॉलेज थे, पूरे कॉलेज को बंद करा दिया जी। किस वजह से? ये फीस रिइंबर्समेंट नहीं देने की वजह से पूरे कॉलेज बंद हो गए। माइनॉरिटियों को क्या किया है उसने? कुछ भी नहीं किया। तो आगे हम इस पर सवाल करेंगे। और जैसा आप टीआरएस पे इल्जाम लगा रहे हैं, अवाम की अदालत में कांग्रेस पे भी बहुत सारे इल्जाम हैं। बहरहाल ये एक तारीख का हिस्सा है और अब इस वक्त तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और आप 1 साल गुजर गया है, तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। तो कोई ऐसे 2-4 वादे बताइए जिसको कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा हो और अब उसमें मुकम्मल किया है उसको। देखिए कांग्रेस जो वादे कर रहे हैं, एक के बाद एक पूरे वादे पूरे कर रहे हैं। इस तरह के 2 लाख कर्जे माफ करते बोल के काश्तकारों को 2 लाख रुपए जो है एक ही दफा में 2 लाख रुपए माफ करे हैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब। तकरीबन 80% लोगों के कर्जे 2 लाख रुपए कर्जे माफ नहीं है। ये 20% माफ नहीं है। क्यों माफ नहीं है बोलते? टेक्निकल की वजह से माफ नहीं है जी। और सबसे बड़ा मसला ये कर्जे माफ बोले तो बहुत बड़ा मसला है ये जी। हाँ, उतना बड़ा मसले को जो है ना हल कर दिए और 200 यूनिट तक जो है करंट माफ करे हैं। और गैस सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर के पीछे 366 रुपए माफ करे हैं। 500 रुपए सिलेंडर आ रहा। और पब्लिक को जो है, गरीब पब्लिक को बारीक चावल जो दिए हैं ना स्कीम, पूरे इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में भी नहीं है अपने तेलंगाना के सिवा। अभी जो रिसेंटली स्कीम शुरू हुई है जी हुकूमत में भी और इस हुकूमत में भी, जहां तक राशन कार्ड का जो सवाल है, नए राशन कार्ड का, तो उसमें अभी भी जो है अवाम, कई बार ऐलान भी हो रहा है, कई बार जो लाइक अभी जिन लोगों की शादी, जो मैरिड कपल्स है, उनको नए राशन कार्ड बनाने की जो बात हो रही है, तो आप उसको पिछले हुकूमत में और मौजूदा हुकूमत में किस नजर से देखते हैं? देखिए पिछले हुकूमत में 10 साल के अंदर एक राशन कार्ड नहीं बनाए हैं, लेकिन हमारे रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद तकरीबन लाखों जो है रेशन कार्ड बने हुए हैं जी। हाँ,
आपको एक फैमिली भी जो है चुकी नहीं है, हर फैमिली के जो है रेशन कार्ड बनाए हैं। नहीं तो अभी भी कई सारे ऐसे होल्डर्स है जिनका अभी राशन कार्ड बनना बाकी है अभी। जिसका बनना बाकी है वो जो है एप्लीकेशन लगाएंगे, बिल्कुल जो है रेशन कार्ड बन जाएगा। जी। अच्छा, आप तो कांग्रेस के गुण गा रहे हैं, जब अगर हम अवाम की नुक्ते से देखें तो पिछले 1-1.5 साल का अगर हम जायजा लें तो अवाम का कहना यह है कि जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट तेलंगाना हुकूमत रियासत में बनी है, तो जो दो बड़े मसले जो सामने आ रहे हैं, एक तो करंट का है। हर आए दिन 1-2 घंटे के बाद अगर जरा से जो है बिजली कड़क जाए या फिर जो है तेज हवा आ जाए तो करंट चला जाता। अवाम का यह कहना है कि टीआरएस के दौर हुकूमत में कभी करंट नहीं जाता था। एक करंट का है और एक पानी का, वाटर सप्लाई का। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल गलत है। करंट जो है आपको कभी जो है करंट नहीं जा रहा। जहां पर वो झाड़ों पे वायर गिर के अगर वो वैसे मुकाम पे कुछ है तो फौरन जो है उसको रिपेयर करा के सही करा दे रहे हैं। करंट का कोई मसला ही नहीं है जी। पानी का भी कोई मसला नहीं है। जहां पानी नहीं है वहां जो है फौरन जो है हमारे एमएलए से, कांग्रेस के एमएलए से या नहीं तो कांग्रेस के कारकुन है, वो लोग जो है फौरन जो है वहां पर बोर बना के पानी जो है ला रहे हैं। नहीं तो जो देखने में जो बात आ रही है अमली तौर पर, अक्सर खुद अवाम का रिएक्शन है कि कांग्रेस के दौर में जो 1-2 साल में कई दिन करंट गया, इस तरह से पिछली हुकूमत में नहीं जाता था। ये अवाम में नहीं है, ये बीआरएस के वर्कर्स में है ये बात। अच्छा, अवाम में बिल्कुल नहीं है। जी जी। तो खैर ये तो एक पूरा ओवरऑल स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स पे बात हुई। आप विकाराबाद में कांग्रेस के एक बड़े जिम्मेदार हैं, यहां पर आप अवामी सतह पर किस तरह के मसाइल आपको दरपेश है जो अगर कांग्रेस हुकूमत अगर करना चाहे तो क्या कर सकती है विकाराबाद के अवाम के लिए? देखिए, हमारे स्पीकर साहब गड्डम प्रसाद कुमार साहब हर गांव में जो है हर गांव को फिर के जायजा ले गए हैं। पहले लेके 10 साल में वो लोग काम नहीं करे, सो काम जो है सिर्फ 1.5 साल के अंदर हर गांव में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो है सीसी रोड बनाए हैं। वो लोग 10 साल में भी नहीं कर सके वो लोग बीआरएस वाले, लेकिन कांग्रेस के हुकूमत आने के बाद हमारे गड्डम प्रसाद कुमार साहब हर गांव में जो है सीसी रोड जो है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो है सीसी रोड बनाए हैं। जी। तो अगर माइनॉरिटीज की बात की जाए, जैसा अभी आपने पिछले सवाल में कहा था कि टीआरएस ने जो मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन की जो बात कही थी, और वो बात तो मौजूदा हुकूमत भी कही, क्या वो उसको मुकम्मिल कर पाएगी? हमारे हुकूमत जो है 12% रिजर्वेशन करते बोल के नहीं बोले। 5% ऑलरेडी राजशेखर रेड्डी के पीरियड में 5% रिजर्वेशन किया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको जो है 4% कायम कर दिया 4% में। 4% जो है चल रहा था, लेकिन बीजेपी की हुकूमत ने उसको जो है रोक लगा दिया। कांग्रेस जो वादे करते हैं पूरे करते हैं। नहीं, ये तो ऐसी बात हुई कि आपकी हुकूमत एक स्टेट में है और आप कह रहे हैं कि सेंट्रल का दबाव, लेकिन आपके पास तो पूरे इख्तियारात हैं, यानी कांग्रेस की हुकूमत के पास जो अभी हमारे इख्तियार में रहे सो पूरे काम कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल के इख्तियार में रहे सो काम जो है रुक जा रहे हैं। जी जी। अच्छा, अगर पूरा ओवरऑल हिंदुस्तानी मुसलमानों की खासतौर पर माइनॉरिटीज की अगर बात करें तो इस वक्त जो एक बड़ा मसला जो उभर के सामने है वक्फ का, कई सारी हुकूमतें खासतौर पर वेस्ट बंगाल में या फिर तमिलनाडु की हुकूमत ले लीजिए, वहां पे सही तौर पर वो अवाम की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और अब यहाँ पे तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत का क्या ओपिनियन है, इसको लेकर के क्या राय है? कांग्रेस की हुकूमत जो है वक्फ बोर्ड जो है वक्फ माइनॉरिटीज का साथ दे रही कांग्रेस हुकूमत, और धरना कर रहे कांग्रेस वाले मिलकर धरना भी कर रहे हैं, और सेंट्रल हुकूमत की जो है दबाव में लाकर उसको जो है कैंसिल करना बोल के कांग्रेस वाले पूरे जो है मदद कर रहे हैं। और बीआरएस बीजेपी दोनों एक ही है, लेकिन बीआरएस के लोगों का तो कहना यह है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर साजबाज की हुई है। अपने सामने की बात है
एमपी इलेक्शन में एक सीट नहीं लाई बीआरएस, पूरे जो है बीजेपी को सपोर्ट करके बीजेपी को जिताया, बीजेपी के 8 सीट आ गए जी। और पूरे तेलंगाना की तरफ में अब तक इतनी तादाद नहीं थी बीजेपी की, नहीं थी, लेकिन बीआरएस से दोनों एक होने से जो है 8 सीटें आए, नहीं तो वरना आने का सवाल ही नहीं होता जी। अच्छा, अगर आपके पॉलिटिकल करियर के बारे में अगर बात की जाए तो आप अपने मुस्तकबिल को, आपका आगे के क्या मंसूबे हैं? आप क्या एमएलए के लिए कंटेस्ट करेंगे यहाँ से? जी नहीं, हम मेरा एक ही है मकसद, कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के लिए सपोर्ट है, और जो है मेरा एक ही चाहत है, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो माइनॉरिटियों के लिए बहुत सपोर्ट मिलता है बोल के मैं सोच रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ ख्वाब है या इसको हकीकत में रियली ग्रैंड? बिल्कुल हकीकत में जो है राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर एक दिन ना एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन के रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गड्डम प्रसाद कुमार साहब को इतना बड़ा ओहदा मिलने की वजह एक ही है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद रहकर और हिंदू मुस्लिम के ऊपर बहुत मोहब्बत खुलूस रखने की वजह से उन्हें जो है स्पीकर बने हैं। स्पीकर जो बनाए हैं रेवंत रेड्डी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आगे भी इसी तरह हमारे गड्डम प्रसाद कुमार साहब इत्तेहाद और कायम रखते हुए अपने माइनॉरिटीज को भी और हिंदूज को भी जो है उनकी जो वादे किए हुए हैं वो पूरे वादे करते हैं बोलकर मैं उनका जो है उम्मीद करता हूं, और आगे भी जो है हमारे लिए भी कुछ करेंगे बोलकर मैं उम्मीद रखता हूं। तो नाज़रीन, ये है विकाराबाद के सियासी शख्सियत अब्दुल वाहिद साहब। इस प्रोग्राम में आप वक्त देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।